पढ़ाऊंगा कर दूंगा। ठीक है बच्चों, क्या वापस से आगे कि नहीं? सारे अंदर है। आगे ना फिर से मैं 24 आवाज आ रही है क्या बच्चों? बच्चों सुन पा रहे हो क्या? सर अब दिख रहे हो? दिख रहा हूं ना? अब दिख रहे हैं। फिर गया, फिर से चले गए सर, फिर से चला गया वीडियो। फिर चला गया क्या? यस सर। कैमरा ऑन ऑफ हो रहा है सर। ठीक है क्या? ऐसे में पूरा आधे टाइम हमारे साथ अभी दिख रहे हैं। आप मिस्टर इंडिया हो जाते थे। पर बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है ना? नहीं, ठीक आ रहा है अभी तो। चलेगा। तो हो जाएगा। ठीक ठीक है। तो देखो, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज ब्रायोलॉजी एंड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इज हेडविन। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रायोफाइटा के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ब्रायोफाइट जो है इन्हें हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? बता सकते हो कोई? एम्फीबियंस बोलने के पीछे क्या मतलब है? सर ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं क्योंकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पर Water is necessary for their sexual reproduction. एम्फीबियंस कौन होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो है वो पूरी तरीके से लैंड पे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर जो गैमेट्स वगैरह होते हैं उनको फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि तुम लोग मुझे ये आर्गुमेंट दोगे कि सर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए हम इसको एम्फीबियंस बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि टेरिडोफाइट भी एम्फीबियंस है क्या? टेरिडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती कि नहीं होती है? टेरिडोफाइटा में भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर यस सर होती है, बट इसको होती है। तो क्या उसे भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं क्या? नो सर। क्यों नहीं? तब तो सर तुम्हारा क्योंकि वो लैंड में नहीं रहते हैं। तो ये लैंड पे नहीं रहते हैं। ये सही रहते हैं। लैंड में रहते हैं, लेकिन वाटर इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो बच्चे वही तो सेम चीज टेरिडोफाइटा में भी है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। प्रथम स्थलीय पादप कौन है? ब्रायोफाइट है। लेकिन पूरी तरीके से स्थल पे नहीं रह सकते, इसलिए हम इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि टेरिडोफाइट भी तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है, तो उन्हें भी हम एम्फीबियंस बोल देते हैं क्या? उन्हें तो हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? भेदभाव क्यों हो रहा है? तो रीजन है कि दो बातें होंगी। एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, दूसरा कि इनके अंदर अभी वॉस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है जिसकी वजह से जमीन के अंदर से पानी खींच पाए। ब्रायोफाइट के अंदर वॉस्कुलर टिश्यू होता है क्या? समान तंत्र होता है क्या? जाइलम फ्लोएम? नो सर। ये क्रिकेटर का मेंबर था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो इनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, इनके आसपास वातावरण जो है उसका नम होना जरूरी है ताकि ये सरवाइव कर पाए। तो ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है अभी स्थल पे रहने के लिए। दे आर नॉट कंप्लीटली अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इनको आसपास के एनवायरनमेंट में पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तभी ये वहां पर जिंदा रह पाएंगे। आई बात समझ में? बॉडी स्ट्रक्चर में रोल होता है, बॉडी स्ट्रक्चर में रोल होता है। देखो, तो यहां पर रीजन पता पड़ गया क्यों? because water is required for fertilization। ये आधी बात तो ये हो गई जो तुम्हें पता थी, एंड आधी बात मैं तुमको बता रहा हूं जो पहले भी बताई ये बात यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। एंड वॉस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, तो जमीन के अंदर से पानी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वॉस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, so require moisture in surrounding environment। तो इसीलिए क्या होता है कि इनके अंदर जड़ तना पत्ती वगैरह है नहीं,
संवहन तंत्र है नहीं, तो क्या होगा, यदि आसपास नमी रहेगी तो उग पाएंगे, यदि वो सूख गए, नमी सूख गई, तो ये बेचारे मारे जाएंगे। इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गई बात? आपने एम्फीबियंस को एम्फियंस लिखा है। वेरी गुड बच्चे, मैं चेक कर रहा था तुम सो रहे हो कि जाग रहे हैं। और मैं ये भी चेक कर रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सही है कि गलत है, मतलब तुम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं। सर हमको सर एम्फीबियंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस को हिंदी में बोलते हैं उभयचर। इन्हें पादप जगत का उभयचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है तथा इनके शरीर में संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, इसलिए आसपास के वातावरण में नमी का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? हेलो सर। हाँ बच्चे, क्या लिखा है सर सबसे लास्ट में क्या लिखे हैं समझ नहीं आ रहा है। सबसे लास्ट में लिखा है कि इन्हें पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, प्रथम स्थलीय पादप। एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की आवश्यकता होती है और संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, वास्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, सो रिक्वायर मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट, इसीलिए वातावरण में नमी का होना बहुत जरूरी है। ओके सर। क्या आर्किगोनिया आज से पहले कभी सुनी थी क्या? आज से पहले आर्किगोनिया किसी में उपस्थित था क्या? फीमेल कैपिटेंजिया को क्या बोलते थे? मादा युग्मक धानी को क्या बोलते थे? उगोनियम बोलते थे अभी तक? Yes, sir. यस सर स्टार्ट करेंगे आर्किगोनिया। तो ये क्या है? फर्स्ट आर्किगोनियम, फर्स्ट आर्किगोनियम, प्रथम आर्किगोनियम होता है। माइक ऑफ कर दो बच्चे, माइक बंद करो। एक कौवा माइक की बहुत साउंड आ रही है दूसरे बच्चों की। तो क्या ये थैलोफाइटा के मेंबर है क्या? बोलो यस और नो। थैलोफाइटा है कि नहीं? यस सर। है सर। थैलोफाइटा है कि नहीं है? है। नहीं है सर। सर टेरिडोफाइटा ज्यादा एडवांस होता है इससे तो। सर ये फर्स्ट थैलोफाइटा तो एडवांस होता है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जाइलम फ्लोएम है। मुझे तो ये बताओ कि क्या ये ब्रायोफाइटा जो है वो थैलोफाइटा के मेंबर है कि नहीं है? है सर। नहीं सर। थैलस लाइक बॉडी होती है। तो माइक तुम्हारा ना चालू है, किसी बच्चे का बहुत साउंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चिड़िया जंगल में बैठ के कौन पढ़ रहा है ये? जंगल में बैठ के चिड़ियाघर पहुंच गया सर। सर ये मानसी का है। सर पैरोट है ना उसके घर में, इसलिए आवाज आ रहा है, इतना लग रहा है। अच्छा वो भी पढ़ रहा है, वो भी आंसर दे रहा है मेरे क्वेश्चन का। सर मेरे घर में भी है, वो भी चिल्ला रहा है इधर मिट्टू मिट्टू करके। चलो अभी मेरे आंसर दो। आज का सर सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। सर ये क्या लिखा है? फर्स्ट क्या लिखा है सर? ये लास्ट में ये सर ये फर्स्ट क्या? फर्स्ट लिखा हुआ है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत के उभयचर। म्यूट कर रहा हूं फिर भी आवाज आ रही है। सर आप सर आपकी साइड का ना एक और माइक ऑन है, वो बार बार आवाज आ रहा है आपका डबल। मेरे पास तो एक ही माइक है। सर वो जो टर्निंग पॉइंट बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया। ठीक है, कोई भी बच्चा जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो माइक ऑन करो, क्वेश्चन पूछो, तुरंत माइक ऑफ कर दो। देखो, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, बिकॉज़ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन एंड वास्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं ब्रायोफाइटा में, इसलिए इन्हें आसपास में नमी की आवश्यकता होती है, सो रिक्वायर्ड मॉइस्चर इन एनवायरनमेंट। और ये फर्स्ट आर्किगोनियम है, यानी प्रथम आर्किगोनिया रखने वाले पादप, ये लिखा है फर्स्ट आर्किगोनिया। अब इससे पहले के जो जीव थे उनके अंदर आर्किगोनिया नहीं थी, उनके अंदर फीमेल कैपिटेंजिया को उगोनिया बोलते थे। क्या कोई बच्चा उगोनिया और आर्किगोनिया में अंतर बता सकता है क्या? उगोनिया होता है यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड। उगोनिया जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं और जैकेट रहित होते हैं, जबकि आर्किगोनिया
मल्टी सेलुलर और जैकेट युक्त होते हैं, बहुकोशीय और जैकेट युक्त होते हैं। समझ गए क्या? मैं पूछ रहा था कि ये थैलोफाइटा के मेंबर है कि नहीं, तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि थैलोफाइटा ही आता है बस, ब्रायोफाइटा इज नॉट मेंबर ऑफ थैलोफाइटा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भ्रूण का निर्माण स्टार्ट हो गया है। दीज आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा के प्रथम सदस्य हैं ये ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है वो एम्ब्रियोफाइटा के प्रथम सदस्य हैं। ध्यान रखना कि ये थैलोफाइटा नहीं है, हालांकि इसके अंदर पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये थैलोफाइटा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि थैलोफाइटा के अंदर क्या होना चाहिए, थैलोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है सबको? क्रिप्टोगेम्स है कि फेनरोगेम्स है? ब्रायोफाइटा क्रिप्टोगेम्स की फेनरोगेम्स? क्रिप्टोगेम्स। ट्रेकिएट की एट्रेकिएट? ये सारी चीजें जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वो रिवाइज कर लीजिए। अब देखो इनके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की, आवास। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर पर एनसीईआरटी में तो ये लिखा है कि इनकी जो बॉडी होती है इट इज थैलस लाइक एंड पोस्ट्रेट एंड इरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही, थैलस लाइक होती है, लेकिन थैलोफाइटा के मेंबर नहीं। थैलस लाइक बॉडी होने का मतलब थैलोफाइटा होना नहीं है, समझ गए? थैलस लाइक बॉडी होने का मतलब सिर्फ ये है कि इसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन उस वजह से इसको थैलोफाइटा में नहीं रख देंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है? यस थैलॉइड बॉडी लिखा होगा, मैं भी लिखूंगा, थैलॉइड बॉडी होता है इनका, थैलस समान शरीर होता है, लेकिन थैलोफाइटा नहीं है। आवास कैसी जगह पे उगेंगे? अभी हमने बात किया था कि बेचारे एम्फीबियंस है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, सफल स्थलीय पादप नहीं है। आवास कैसा होगा? मॉइस्ट, ह्यूमिड प्लेसेस, कूल एंड स्टेडी प्लेसेस। पूछेगा कि बताओ ये नम, ठंडे और छायादार स्थानों पर क्यों उगते हैं? बताओ। क्योंकि इनके अंदर जड़ नहीं है कि जमीन के अंदर से पानी खींच ले, जड़ है ही नहीं, संवहन है ही नहीं कि जड़ नीचे से पानी खींच के और दूसरे भागों तक पहुंचा दे। तो इनका हर भाग जो है वो नमी अवशोषित करेगा और इसके लिए आसपास वातावरण में नमी का होना जरूरी है। तो मॉइस्ट, कूल एंड स्टेडी प्लेसेस पे ये उग जाते हैं। ठीक है? सम आर एक्वेटिक आल्सो, कुछ जो है वो जलीय भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, रिक्सियोकार्पस, ये कुछ एग्जांपल है जो कैसे होते हैं, जो जलीय प्रकार के होते हैं, यानी स्थल पे भी उग रहे हैं और कुछ जो है वो जलीय भी है। जलीय तो कहीं पे भी मिल सकते हैं, तुम्हें चाहे टेडोफाइटा पढ़ो चाहे एंजियोस्पर्म पढ़ो, तो जलीय तो उनके अंदर तुम्हें मिल सकते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है? एग्जांपल सर रेसिया है क्या एग्जांपल में? क्या बच्चे? सर एग्जांपल में क्या क्या है? एग्जांपल में दो लिखा मैंने, एक रिक्सिया और एक रिक्सियोकार्पस। रिक्सियोकार्पस, ठीक है? तो ये तो गया इनका आवास। अब आवास के बाद हम देखते हैं इनकी संरचना, स्ट्रक्चर। अब बहुत काम की बात बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कंसेप्चुअल बातें, बहुत ध्यान से देखना। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। गैमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद, नाम से पता पड़ रहा है। युग्मकोद्भिद मतलब क्या होता है? युग्मक को उद्भव करने वाला या युग्मक को बनाने वाला। मुख्य पादप शरीर जो है वो गैमेटोफाइट होता है, युग्मक को बनाने वाला होता है, दैट इज, और हमेशा कैसा होगा? हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड। जो हमेशा क्या होता है? एन होता है, एन प्रोड्यूसेस गैमेट्स। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक टर्म आ गया हमारे सामने, गैमेटोफाइट।
और ये गैमेटोफाइट का क्लियर कट मीनिंग हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्या कि गैमेटोफाइट वो पादप शरीर होता है जो अगुणित होता है और उसके ऊपर युग्मक बनते हैं। और ब्रायोफाइटा के अंदर ये गैमेटोफाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। ये गैमेटोफाइट जो क्या है वो कैसा है? मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम। इनका मुख्य पादप शरीर जो है वो युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जब भी युग्मकोद्भिद बोलूंगा तो समझ जाओगे प्लॉडी लेवल क्या है इसकी? एन है, अगुणित है। जितनी भी कोशिकाएं होंगी इस गैमेटोफाइट के ऊपर वो सारी की सारी कैसे होंगी? वो सारी की सारी एन होंगी, हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, और काम क्या है, नाम क्यों रखा? गैमेटोफाइट, गैमेट बेयरिंग प्लांट, गैमेटोफाइट, इनके ऊपर युग्मक का निर्माण होता है इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है? इस पादप जगत के अंदर सबसे ज्यादा विकसित प्रकार का गैमेटोफाइट होता है जिसका ब्रायोफाइट का। एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है और पूछा जाता है। पूछ लेंगे तुम्हें कि बताओ निम्न में से किसका गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद सबसे ज्यादा विकसित होगा, और ऑप्शन दे देंगे टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या बोलोगे? ब्रायोफाइटा। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा विकसित होता है। और स्पोरोफाइट की बात करें तो हैप्लॉइड प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो स्पोरोफाइट कैसा होता है? स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड स्पोर bearing या स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या करेगा? वो 2n होगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोरोफाइट हमेशा 2n होता है, यानी यहां पर तुम्हें एक चीज पता पड़ गई कि इस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में दो टाइप के प्लांट आएंगे, एक गैमेटोफाइट आएगा और एक स्पोरोफाइट आएगा। गैमेटोफाइट जो है वो n होगा, स्पोरोफाइट जो है वो 2n होगा। गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेट बनेगा, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर बनेगा। ज्यादा डेवलप कौन होगा, गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट। क्या डेवलप होगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट लिखा तो है। गैमेटोफाइट जो है वही ज्यादा डेवलप होगा, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो तो लेस सर। डेवलप होते हैं। गैमेटोफाइट के ऊपर आंशिक रूप से या पूरी तरीके से परजीवी टाइप के होते हैं। देखो अब आगे सर गैमेटोफाइट को मेन प्लांट बॉडी क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही उसकी लाइफ साइकिल का मेन अवस्था बना रहे हैं। जीवन चक्र के अंदर मेन अवस्था जो होगी वो एन वाली है, तो इसलिए हमने उसको मेन प्लांट बॉडी बोल दी। ये थोड़े इसके रिलेटिवली कम टाइम के लिए बनता है, रिड्यूस्ड होता है। स्पोरोफाइट कम टाइम के लिए बनेगा, रिड्यूस होगा, इसीलिए मैंने बोला ये मेन अवस्था नहीं है। मैक्सिमम टाइम तक ये गैमेटोफाइट रहता है। अब देखो इसको दिखता कैसा है। ये तो हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। अब ये चैप्टर यदि तुम्हें देखो प्लांट किंगडम यदि तुम्हें समझना है, यदि तुम चाहते हो कि प्लांट किंगडम को कम से कम पढ़े और पूरे जीवन भर याद रहे, तो उसी तरीके से पढ़ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और ना ही चीजें ध्यान रहती। बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है, जबकि चीजों को समझने के लिए हमें उनको बहुत डिटेल में ढंग से समझना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो सबसे पहले हम गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं। गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर ना दो टाइप का गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट में। कौन कौन सा? एक हो सकता है हैप्लॉइड, लीफी, प्रोस्टेट, यानी थैलस के समान लीफी होगा और जमीन पे क्षैतिज रूप से पड़ा हुआ होगा, एक उस टाइप का गैमेटोफाइट होगा। और दूसरा गैमेटोफाइट जो है इसके अंदर हो सकता है वो है लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट। दो टाइप का गैमेटोफाइट है, या तो क्षैतिज रूप से पत्ते के समान जमीन पे चिपका हुआ या फिर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। दो टाइप का गैमेटोफाइट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है लिवर बर्ड्स। लिवर
वर्ड्स में हमें कैसा देखने को मिलेगा? थैलॉइड, जमीन पे क्षैतिज रूप से पर्ण के समान चिपका हुआ सा। और मॉस में हमें देखने को मिलेगा लीफी इरेक्ट। मॉस तो कैसा होता है डायग्राम के थ्रू बताता हूं। जो मार्केंशिया होता है, मार्केंशिया, इसका डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। मान लो कुछ इस टाइप का प्लांट है, एक ऐसा पत्ते जैसा जो जमीन पे पड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये कुछ जड़ के समान संरचना है। जड़ तो होगी नहीं क्योंकि रूट स्टेम लीफ होता ही नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन जड़ के समान संरचना है जिसकी वजह से ये आधार पर चिपका हुआ है कुछ इस तरीके से। क्या है ये मैंने मार्केंशिया का डायग्राम बनाया। और मार्केंशिया में एक खास बात क्या देख रहे हो? ये थोड़ा सा ग्रो किया, फिर दो भाग में बढ़ गया, फिर ये देखो ये दो भाग में बढ़ गया, फिर ग्रो किया है, फिर देखो फिर से दो भाग में बढ़ गया। तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रांचिंग्स होती है जिसे हम बोलते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। दो भागों में इस तरीके से बाइफरकेट होता रहता है। तो इस टाइप का होता है लीफी प्रोस्टेट गैमेटोफाइट थैलॉइड टाइप का गैमेटोफाइट। किसके अंदर है ये? लीवर वर्ड के अंदर। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो क्या है ये मार्केंशिया। लेकिन यदि मैं मॉस की बात करूं तो मॉस के अंदर क्या होता है? मॉस के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि लीफ भी इरेक्ट होता है, जैसे एक छोटे से पादप का तना हो वैसा ऊपर की तरफ। उसके अंदर जड़ जो है मूल समान संरचना, रूट नहीं होगी, ध्यान रखना, कुछ इस टाइप से ब्रांचिंग होती है इसके अंदर। और इसके ऊपर लगे हुए लीफ, लीफ के समान संरचना, लीफ ही बोल देते हैं इसको, हमारे एनसीईआरटी में भी लीफ ही बोला हुआ है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। तो दो टाइप का प्लांट जो है ब्रायोफाइटा में तुम्हें देखने को मिलेगा, लीवर वर्ड हॉर्नवर्ड के अंदर इस टाइप का, और मॉस के अंदर इस टाइप का। अब यहाँ पर ये जो संरचना दिख रही है तुम्हें, जिसे जमीन पे चिपका हुआ है, ये इसे बोलते हैं राइजोइड। इसे क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं हम राइजोइड। मूलाभास, राइजोइड को हिंदी में बोलते हैं मूलाभास, मूल का जैसा है इसलिए मूलाभास, ठीक है। और ये थैलॉइड होता है, थैलॉइड के अंदर यहाँ पर बीच में मिडरिप जैसा दिखता है, दिस इज लाइक मिडरिप, और ग्रीन थैलॉइड बॉडी है इसकी। इसके ऊपर एक और भी स्ट्रक्चर देखना, अलैंगिक जनन करने के लिए इनके ऊपर यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड कप समान संरचना होती है, यानी यहाँ पर कप समान संरचना जो है वो उपस्थित हो सकता है। इस कप समान संरचना को क्या बोलते हैं हम? जेमी कप। यस, जेमी कप, जेमी कप, GEMMAE, गैमी कप या गैमा भी बोल देते हैं, गैमा कप। बोलते हैं गैमा कप। इस गैमा कप के अंदर देखिए अभी हम तो क्या होगा, ये होता है कुछ इस टाइप का कप जो थैलस के या थैलॉइड के अपर सरफेस पे लगा हुआ है। ये कप, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बनाया था, इसको मैं जूम कर रहा हूं, इसको मैंने जूम कर दिया, देखो जूम कर दिया मैंने इसको, तो ऐसा दिख रहा है तुम्हें। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्टॉक्ड ऐसे छोटे छोटे से स्टॉक जैसे डंडे जैसे स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर ऐसे फिगर 8 लाइक जैसे गिनती का 8 होता है उसके समान संरचना लगी होती है। ये संरचना क्या है? ये गैमा है, यानी ये जो संरचना थी ये तो गैमा कप है, गैमा कप। और इस गैमा कप के अंदर में लगा हुआ है क्या? गैमा। समझ गए? मार्केंशिया के थैलॉइड में ऊपर की सरफेस पे, पृष्ठ सतह पर क्या लगा होता है? उसके ऊपर लगा होता है कप समान संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं? गैमा कप। और इस गैमा कप के अंदर क्या लगा होता है? इस गैमा कप के अंदर लगा हुआ होता है फिगर 8 लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोल देते हैं गैमा। क्लियर है बच्चों? आवाज आ रही है क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है,
तो फिर ये गैमा जो है जब अलैंगिक जनन करना होगा तब ये गैमा यहाँ से टूट के उड़ जाएगा और उड़ के जमीन में अंकुरित हो जाएगा। ये गैमा जो होता है ये बहुकोशिकीय 8 के समान संरचना होता है, वृत्तयुक्त संरचना होता है। बाद में ये गैमा टूट के निकल गया और यहाँ से डेवलप हो जाएंगे दो नए, इसके अंदर खांच जैसे बनी हुई है, यहाँ पर खांच जैसे बनी हुई थी, इस खांच से क्या होगा, दो नए थैलस का निर्माण हो जाएगा। एक गैमा से कितने न्यू मार्किंशिया बन जाएंगे? 2 न्यू मार्किंशिया बन जाएंगे। आई बात समझ में? क्या ये बातें मैं डिक्टेट करवाऊं क्या? क्या ये बात मैं डिक्टेट करवाऊं क्या? लिखवा दूं क्या? यस सर। लिखो लिखो लिखो। मार्किंशिया के थैलॉइड के ऊपरी सतह पर, मार्किंशिया के थैलॉइड के ऊपरी सतह पर, ऑन द अपर सरफेस ऑफ मार्किंशिया थैलॉइड, मार्किंशिया के थैलॉइड के ऊपरी सतह पर कप समान संरचना गैमा उपस्थित होता है। कप समान संरचना गैमा कब उपस्थित होता है? कप समान संरचना गैमा कब उपस्थित होता है? On the upper surface of thyroid of Markensia, cup-like structure is present known as gamma cup. Gamma cup उपस्थित होता है। इसमें 8 के समान, 8 लाइक, इसमें 8 के समान, इसमें 8 के समान, 8 क्या? हाँ, न्यूमेरिकल 8 जो होता है, इसमें 8 के समान बहुकोशिकीय, इसमें 8 के समान बहुकोशिकीय वृत्तयुक्त संरचना होती है। वृत्तयुक्त तथा हरी, ग्रीन भी होता है, ध्यान रखना। वृत्तयुक्त तथा हरी, 8 के समान बहुकोशिकीय वृत्तयुक्त तथा हरी संरचना होती है, जिसे गैमा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख रहे तो फिगर 8 लाइक मल्टीसेलुलर स्टॉक्ड ग्रीन स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्टॉक्ड ग्रीन स्ट्रक्चर नॉन एज गैमा उपस्थित होती है। Once more English में. It is multicellular green stalked figure 8 like structure known as gamma. नेक्स्ट लिखना, गैमा मुक्त होकर आफ्टर रिलीजिंग द गैमा मुक्त होकर जमीन पर अंकुरित होकर अपने पार्श्व खांच से 2 नए थैलस का निर्माण करते हैं। 2 नए थैलस या मार्किंशिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग एंड जर्मिनेटिंग इन सॉइल ईच गैमा फॉर्म्स 2 न्यू थैलॉइड और मार्किंशिया। तो इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें हेल्प करता है कौन? गैमा। और गैमा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका? मार्किंशिया का। रिक्सिया में नहीं होता है, ध्यान रखना, ना रिक्सिया में होगा ना मॉस में होगा, मॉस में भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए इंग्लिश में। देखो मैंने बताया कि ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलॉइड cup like structure is present that is known as gamma cup. Gamma cup bears figure 8 like multicellular stalked green structure known as gamma. After releasing and germinating, each gamma forms 2 new thyroid from its lateral notch. ये जो नोच है इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल नोच। ये जहां से ये थैलॉइड निकल रहा है, ये वाला पार्ट जो है इससे हम क्या बोलते हैं? लेटरल नोच। पार्श्व खांच, हिंदी में बोला था पार्श्व खांच। लेटरल नोच से 2 नए थैलॉइड का निर्माण होता है। सर आफ्टर रिलीजिंग जर्मिनेटिंग के बाद, जर्मिनेटिंग इन सॉइल इट फॉर्म्स 2 थैलॉइड
It forms two thalloid from lateral notch. Two thalloid from lateral notch. अब देखो इसके बाद में मॉस के लिए, मॉस के अंदर भी देख लो तुम राइजोइड, ये है मॉस का राइजोइड। क्या मॉस और लिवरवर्ट के राइजोइड में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर दिख रहा है क्या? बोलो, कैसा दिख रहा है तुम्हें? इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग से, यानी ये राइजोइड जो होता है मार्किंशिया के अंदर वो होता है यूनिसेलुलर अनब्रांच। कैसा होता है? यूनिसेलुलर अनब्रांच। और इसकी यदि हम बात करें तो ये कैसा होता है? ये होता है मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। तो यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड किसके अंदर? लिवरवर्ट के अंदर। और मॉस के अंदर क्या है? मल्टी सेलुलर ब्रांच प्रकार का राइजोइड होता है। क्या इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? जो हमें देख के अंदर पता पड़ रहा है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? इनका मुख्य पादप सिर जो है वो पर्ण के समान क्षैतिज पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये स्टेम जैसा जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, स्टेम तो होता नहीं है, होता है क्या स्टेम? हमने बोला नहीं पता, होता नहीं है। तो इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम है मेन एक्सिस। ये क्या है? मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष है। और इस मुख्य अक्ष पे क्या लिखे हुए? क्या लगे हुए? पॉइंट लगे हुए हैं, लीफ। कुछ इस टाइप का होता है लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट इसका मॉस का। जितने भी नाम मैंने लिखे, जितने भी नाम तुम बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, यदि कोई पूछेगा कि इनकी प्लॉइडी लेवल क्या है, एन है कि 2n है, क्या बोलोगे? एन है। एन सब कुछ एन। क्यों सब कुछ है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला था गैमेटोफाइट है मेन। इसके ऊपर जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब एन है, वो सब कुछ एन है। जब स्पोरोफाइट का निर्माण होता है तो मॉस के ऊपर स्पोरोफाइट जो है वो बन जाता है। कैसे बनता है देखो, अब इसके बारे में मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा स्पोरोफाइट के बारे में। अब देखो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n तो होता है, किसके अंदर बटा हुआ होता है? 3 भागों में, मेड अप ऑफ 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। 2n होगा, स्पोर का निर्माण करेगा, इसलिए हमने इसको स्पोरोफाइट बोला है। फुट, सीटा और कैप्सूल वाली संरचना कैसे होती है? फुट, सीटा और कैप्सूल वाली संरचना यहां से ये देखो, फुट कौन इलेबोरेट है, लंबा सा है, देख रहे हो? क्या मॉस जो है, मॉस, ये मॉस का डायग्राम है स्पोरोफाइट का। मॉस का स्पोरोफाइट लंबा सा होता है, दीर्घीकृत होता है, इलेबोरेट टाइप का होता है। वो पार्ट जो चिपका हुआ है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर, वो है फुट। देन ये वाला पार्ट है सीटा, यानी फूला हुआ पार्ट जो है ये है कैप्सूल। और इसे हम क्या बोल रहे हैं? ये है स्पोरोफाइट। तो मॉस का स्पोरोफाइट जो है वो दीर्घीकृत प्रकार का होता है, इसके अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल नाम की स्ट्रक्चर होती है, जैसा तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। इस कैप्सूल के अंदर, यहां पर,
ये पूरा पोर्शन जो होता है ना वो ग्रीन होता है, ये वाला पूरा पार्ट जो होगा ना ये ग्रीन होगा। ग्रीन होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? यस, ये फोटोसिंथेसिस करेगा ग्रीन। और यहां पर होता है स्पोरेंजिया, जिस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर। स्पोर का निर्माण कहां पे होगा? स्पोर का निर्माण होगा यहाँ। तो इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर बनता है बच्चों, इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर बनता है, ये स्पोर बनता है किससे? कौन से डिवीजन से? मियोसिस से। यदि अर्धसूत्री विभाजन से, अब यहां पर मैं तुमको फुट की बॉडी लेवल क्या है? N/2N, फुट N/2N, बोलो 2n सर 2N, सीटा 2n 2n सीटा 2n होगा 2n होगा सर। कैप्सूल जो है वो N/2N 2n स्पोर फैट का पार्ट। लेकिन स्पोर की बात करूंगी, स्पोर N/2N n क्यों है? n कंडीशन बिकॉज़ मियोसिस हो रहा है। विभाजन से बना है। जो स्पोर मदर सेल बीजाणु मात्र कोशिका होंगी उनमें अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर का निर्माण होता है, इसीलिए स्पोर खुद क्या होता है? N होता है। n इसके अंदर एक और भी भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कैलिप्रा, बोलते हैं कैलिप्रा। ये कैलिप्रा भी N है, गैमेटोफाइट का पार्ट है। जब यहाँ पे डेवलप हो रहा था, कैसे? यहाँ पर आर्किगोनिया, इस आर्किगोनिया के अंदर यहाँ पर जायगोट बना था। कहाँ पर? ये जो टिप वाला पोर्शन है ना, टिप वाला पोर्शन, उसका डायग्राम बनाया, वहां पर जायगोट बना था। अब जब ये जायगोट बड़ा होने लगा, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया और बड़ा होने लगा, तो उस टाइम पर ये आर्किगोनिया की यहाँ की कुछ सेल्स जो थी वो इसके ऊपर चिपकी रह गई, और वही है जो यहाँ पर तुम्हें किस रूप में दिख रहा है? कैलिप्रा के रूप में दिख रहा है। कैलिप्रा N क्यों है, समझ गए क्या? क्योंकि कैलिप्रा जो होता है वो एक्चुअल में आर्किगोनिया सेल जो है उसी का कोई पार्ट है जो कहां पर रहेगा? जो ऊपर अटैच रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा स्पोरोफाइट का पार्ट है। लेकिन कैलिप्रा जो है क्या वो भी स्पोरोफाइट का पार्ट है क्या? नहीं, कैलिप्रा जो है वो हैप्लॉइड होता है, वो एक्चुअल में गैमेटोफाइट का पार्ट है जो इसके ऊपर चिपका रहेगा जब ये बड़ा हुआ। क्या क्लियर है सब बच्चों को बात? हेलो सर। हाँ बच्चे, ये सर जो फूट लिखे हैं उसके बाद जो लिखे हैं उसको आप सीटा लिखे हैं क्या? वो सीटा वाला पार्ट है क्या? यस, फुट के बाद सीटा, सब स्पोरोफाइट है। फुट भी स्पोरोफाइट, सीटा भी स्पोरोफाइट, कैप्सूल भी स्पोरोफाइट। सर लेकिन इसमें तो अलग दिया है डायग्राम में, एनसीईआरटी का सीटा को क्या तो लिखा यहाँ है? पे दिखाया है। सर ये जो एनसीईआरटी हमारे है ना बुक्स में, उसमें ये डायग्राम सीटा तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर्स को दिया है जहाँ पे कैप्सूल है वहाँ। नहीं, फुट वाला पोर्शन जिससे ये अटैच होगा किस पे? गैमेटोफाइट पे, लंबा सा सीटा और फिर कैप्सूल। ये सीटा यहाँ से आता है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ। ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा ऐसा होता डायग्राम, तुम्हारे डायग्राम में क्या दिया हुआ है, बट ये सही है डायग्राम। स्टडी मटेरियल में आपके बनाए वैसे दिए हैं सर। फुट, ये ऐसे रहना को फुट वाला पार्ट पैर है ना भाई। फुट का मतलब क्या? पैर कहाँ पे होगा? नीचे नीचे। सर राइट है, डायग्राम ऐसा ही होता है। कैप्सूल खुला हुआ होगा, बीच वाला पार्ट क्या है? सीटा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पोरोफाइट। अब ये डायग्राम देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है या अटैच्ड है क्या? स्पोरोफाइट इज attached on gametophyte. Yes, sir. And it is completely इसके अंदर like in liver bud और partially किसमें? In moss dependent on gametophyte. क्यों completely dependent और क्यों partially dependent? यदि ये हरे कलर का है कैप्सूल
यदि ये कैप्सूल हरे कलर का है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, तो क्या खाना खुद से बना सकता है क्या? यस सर। यस सर। लेकिन पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलेंगे? वाटर मिनरल कहाँ से मिलेंगे? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट से। तो आधा काम खुद, आधा गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट। पानी और खनिज के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट और खाना खुद से बना ले रहा है, तो क्या बोलेंगे? पार्शियली डिपेंडेंट। यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है मॉस का डायग्राम है, मॉस के अंदर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंडेंट होता है, आंशिक रूप से निर्भर होते हैं। जबकि यदि हम बात करें मार्केंशिया की, तो मार्केंशिया में क्या होगा? देखो, सपोज ये मार्केंशिया है, सपोज ये मार्केंशिया है और इसके अंदर यहाँ पर कहीं बना स्पोरोफाइट। तो अब वो स्पोरोफाइट कैसा होगा? देखो, यहाँ पर छोटा सा फुट होगा, छोटा सा सीटा होगा और बड़ा सा कैप्सूल होगा। ये इसका फुट है, ये इसका सीटा है और ये पूरा का पूरा कैप्सूल है। ये स्पोरोफाइट बन गया। दोनों की स्पोरोफाइट में डिफरेंस पता पड़ रहा है क्या? पहला डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है कि इसका स्पोरोफाइट काफी दीर्घिकृत है, इलेबोरेट है, इसका छोटा सा है। पहला अंतर पता पड़ा। दूसरा अंतर क्या पता पड़ा? इसका सीटा बहुत लंबा है, इसके अंदर सीटा बहुत छोटा है। तीसरा अंतर क्या कि कैप्सूल जो है वो ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेटिक टाइप का है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक नहीं है। यदि मार्केंशिया में ये फोटोसिंथेटिक नहीं है तो फिर क्या अपना खाना भी गैमेटोफाइट से लेगा, पानी भी वहीं से लेगा, मिनरल भी वहीं से लेगा, सब कुछ के लिए कहां पर डिपेंडेंट हो गया? गैमेटोफाइट के ऊपर। हो गया? यस सर। यस सर। कि लिवर बर्ड के अंदर तो कंप्लीटली डिपेंडेंट और मॉस के अंदर पार्शियली डिपेंडेंट। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस रट लोगे सर। क्या? रट लोगे सब बच्चे? देखो बहुत ही इजी चीजें हैं, यदि पिक्चर दिमाग में सही बैठती जाएगी कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिक्चर दिमाग में नहीं बैठेगी, लाइनें पढ़ रहे हो बस, तो फिर रटते रहना। तो चीजें जो है बहुत ध्यान से समझ समझ के पढ़ लो। कोई बहुत आसान है, मुझे तो दुनिया का सबसे आसान चैप्टर प्लांट किंगडम लगता है, जहां पर एक बार माइंड में पिक्चर बन गई, खेल खत्म। इतनी बातें सबको समझ आ गई? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया सबको? यस सर। यस सर। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा जो है वो टूट जाएगा। प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा जो होता है मॉस के अंदर स्टेज होती है। देखो एक साथ बता देता हूं। दूसरा बडिंग ऑफ प्रोटोनिमा। तीसरा गैमा। ठीक है, तो ये मेन जो मेथड्स है वो तीन है। देखो क्या होता है, जब हम मॉस की बात करते हैं, मॉस की बात कर रहे हैं, तो मॉस के अंदर लीफी गैमेटोफाइट तो तुमने देखा, लेकिन मॉस के अंदर स्पोर कहां पे बना था बता सकते हो क्या? मॉस के अंदर कैप्सूल में। कैप्सूल के अंदर। यस सर। कैप्सूल बनाया था, स्पोर बनाया था। एन था कि 2n था? एन था। एन था। अब ये स्पोर जनरेट करेगा। जब ये स्पोर जनरेट करता है, ध्यान देना बहुत,
जब ये स्पोर जर्मिनेट करता है तो इसके अंदर से कभी टूट जाएगी, इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से निकलता है गैमेटोफाइट। तो ये खुद एन है, तो अंदर से जो संरचना निकलेगी वो भी क्या होगी, एन होगा, एन होगी। वो हैप्लॉइड संरचना कुछ इस टाइप की होती है। क्या तंतुमय है क्या? क्या इस स्पोर के अंदर से एक तंतुमय संरचना बाहर निकल गई क्या? यस सर। क्या तुम्हें कुछ एल्गी जैसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांच कोई फिलामेंटस एल्गी हो। इसको ही बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, या यही है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटोनीमा या प्रथम तंतु जो तुमने नाम सुना है अपने जीवन में, वो कैसे बनता है? वो जब मॉस के अंदर स्पोर रिलीज हो गए और जब जर्मिनेट होंगे तो उसमें से निकलेगा एक कैसा संरचना, एक ग्रीन, कैसा होता है, ग्रीन फिलामेंटस फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। और ये संरचना जो है वो देख करके साइंटिस्ट लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं जो ब्रायोफाइटा है इनके पूर्वज एल्गी रहे होंगे। कोई पूछेगा तुम्हें कि कैसे बोल सकते हो कि ब्रायोफाइटा जो है वो एल्गी से उत्पन्न हुए हैं, कैसे बोल सकते हो? प्रोटोनीमा स्टेट देख के तुम बोल सकते हो। एक तरीका तो हमें पता है कि प्रोटोनीमा स्टेज देख करके हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर जो है वो एल्गी रहे होंगे, इनसे समानता ये दिखाते हैं। अब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर यदि टूट जाए, जैसे एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है, तो टूट जाए तो क्या होगा, जितने टुकड़े बनेंगे उतने सारे ब्रायोफाइट बन जाएंगे कि नहीं? पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है कि नहीं? सर एक बार और बताइए ना। भाई जैसे जैसे एल्गी के अंदर जो फिलामेंटस तंतुमय शैवाल होते हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, बहुत सारे एल्गी बन जाते हैं, वैसे ही इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा तो बहुत सारे ब्रायोफाइट बन जाएंगे, बहुत सारे मॉस बनेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत सारे फिलामेंट बन गए। अब इन फिलामेंट्स के ऊपर होते हैं बड। उनके ऊपर क्या होता है, जब बड। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ये है बड। बड क्या है, जो हमने देखा इसका तंतु, प्रथम तंतु, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करके क्या कर सकती हैं, लीफी स्टेज का फॉर्मेशन कर सकती हैं। और इन्हीं बड से क्या होता है, इन्हीं बड से फिर यहाँ पर बन जाता है लीफी स्टेज, लीफी गैमेटोफाइट। अभी जो तुमने डायग्राम देखा था लीफी गैमेटोफाइट का, वो लीफी गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, वो बन रहा है प्रोटोनीमा के ऊपर बडिंग से। ये बन गया, देखो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर हो गई बात कि मॉस के लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइट है उसमें दो स्टेज है, एक स्टेज प्रोटोनीमा और एक इससे बनने वाला लीफी स्टेज, दो स्टेज। ठीक है, ये है लीफी गैमेटोफाइट। मॉस के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट की दो अवस्थाएं दिख रही हैं। स्पोर जब अंकुरित होगा तो तुरंत से बनेगा प्रोटोनीमा, फिर इस प्रोटोनीमा के ऊपर बड जो है उससे बनेगा लीफी स्टेज। अब बताओ कि एक प्रोटोनीमा से कितने लीफी स्टेज बन सकते हैं? एक, दो की बहुत सारे? बहुत सारे जितने बड़े सब नया बनाएंगे। हाँ, जितने बार टूटेंगे उतने नए बनाएंगे, जितने बड़े हैं उतने नए बनाएंगे। तो इसका मतलब कभी जब तुम मॉस को ढूंढने जाओगे तो क्या मॉस एक एक मिलेगा कि ग्रुप में मिलेगा, पूरे में पूरा एकदम लेयर की तरह, जैसे घास उग जाती है पूरी लेयर के अंदर बहुत सारे के सारे परत जैसे, वैसे मिलेगा कि एक एक मिलेगा? बहुत सारा मिलेगा ना। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रेगेरियस नेचर या यूथचारी स्वभाव। कभी तुमने पढ़ा होगा कि मॉस जो है वो यूथचारी स्वभाव के होते हैं या ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेगेरियस नेचर होने का मतलब है कि ये झुंड में उगते हैं। ये किस में उगते हैं, ग्रुप में या झुंड में उगते हैं? क्यों झुंड में उगते हैं? क्योंकि प्रोटोनीमा के ऊपर जो बड है उससे और प्रोटोनीमा के फ्रेगमेंटेशन से बहुत सारे लीफी स्टेज बनते हैं, इसीलिए वो सामान्यतः झुंड में उगते हैं। क्लियर हो गई दूसरी बात भी? और गैमा हमने पढ़ ही लिया था। क्या अलैंगिक जनन वाली प्रोसेस क्लियर हो गई सब बच्चों को?
और प्रोटोन। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये जो ऊपर वाला रहता है उसी को लीफी स्टेज बोलते हैं ना? हाँ ये लीफी स्टेज, जिसके ऊपर लीफ बन रहा है वो लीफी स्टेज। जी ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? सर वो कौन सा नेचर लिखा है? ग्रेगेरियस या यूथचारी स्वभाव, हिंदी में बोलते हैं यूथचारी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेगेरियस, GRE, ग्रेगेरियस, GRE। सर वो लिपी स्टेज के बाद फिर उसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा सर? हाँ बस, फिर लिपी स्टेज में गैमेट्स वगैरह बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लाइफ साइकिल में देखेंगे। लाइफ साइकिल कैसे पता पड़ेगी? जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो हमें पता पड़ जाएगी। नेक्स्ट देख रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। देखो मैं तुमको ना बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, क्योंकि उससे कांसेप्ट नहीं बनता है। मैं तुम्हें ना रियल पढ़ा रहा हूँ, जो रियल में होता है ना वो पढ़ा रहा हूँ कि रियल में क्या होता है, कैसा दिखता है, कहाँ पर क्या चीज है, ताकि तुम्हारे दिमाग में कांसेप्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से फिट हो पाए। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, घर पे जाके एनसीईआरटी सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अभी तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बोलेगा हाँ सर ने जो बताया था वो सारी की सारी लाइनों की पिक्चर हमारे माइंड में ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, जरूर से जाके एनसीईआरटी पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर किसकी, मार्केंशिया की और मॉस की, मार्केंशिया और मॉस। कुछ वो बातें जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में पढ़ी थी, बात की थी। क्या बोला था मैंने कि मार्केंशिया जो होता है वो किस टाइप का होता है, मोनेशियस होता है कि डायोशियस होता है? मार्केंशिया डायोशियस होता है, एक लिंगाश्रयी, और मॉस जो होता है वो मोनेशियस होता है, उभयलिंगाश्रयी। याद है कि भूल गए सब कुछ, याद नहीं है कुछ? सर हिंदी में बताओ ना, क्या बोले इसको? डायोशियस को एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, मोनेशियस को उभयलिंगाश्रयी। थैंक यू सर। यहाँ पर जब हम डायग्राम देखते हैं ये मार्केंशिया है ना, एक मार्केंशिया जो है वो मेल है, एक मार्केंशिया जो है वो फीमेल है। देखो अब क्या होता है, इनके ऊपर एक ऐसे वृत्त के समान संरचना जो है वो डेवलप हो जाती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। मेल में भी और फीमेल में भी वृत्त के समान संरचना जो है वो यहाँ पर डेवलप होती है। अब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर हम क्या देखते हैं, इसके ऊपर यदि कुछ इस टाइप से रेज दिख रही है, ऐसा लग रहा है फूल जैसा होता है, कुछ उस टाइप से संरचना बनी है, कुछ इस टाइप की। ये क्या है, ये मेल है कि फीमेल है बताओ? फीमेल। फीमेल। और यदि इसके ऊपर तुम देखो कि ऊपर की तरफ भी कुछ ऐसे बने हुए प्रोजेक्शन जैसे, तो ये क्या है, मेल। तो मेल और फीमेल मार्केंशिया में अंतर कैसे पता करेंगे वो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये है हमारी फीमेल गैमेटोफाइट मार्केंशिया। गैमेटोफाइट है ना, स्पोरोफाइट तो नहीं है, बोलो। गैमेटोफाइट नो सर, गैमेटोफाइट है। चलो चलो, गैमेटोफाइट का स्पोरोफाइट तो फुट सीधा कैप्सूल वाला था। ऐसे मॉस की बात करें अब, अच्छा ये संरचनाओं के नाम, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे स्त्रीधानीधर, इंग्लिश में आर्किगोनियोफोर। इस आर्किगोनियोफोर के ऊपर में लगे हुए होंगे यहाँ पर आर्किगोनियम, ऐसे। मेल गैमेटिंजा जो नर युग्मधानी जो है जिस पे लगा होगा वो स्टॉक को क्या बोलोगे, एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियोफोर नर युग्मधानी धर,
उधानीधर। और इसके ऊपर लगा हुआ होगा एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम आर्किगोनियम के बारे में जानते हो सब लोग। एंथ्रेडियम जो है वो नरयुग्मक धानी है, आर्किगोनियम जो है वो मादा युग्मक धानी है। तो ऐसा होता है गैमेटोफिजियल कहां पे, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे। किस में? सिर्फ मार्केंशिया में ध्यान रखेंगे, रिक्सिया में नहीं, मॉस में है। फिर मॉस में क्या होता है? मॉस की स्ट्रक्चर तो हमने अभी देखी थी। अब मॉस क्या होता है? लीफी स्टेज, प्रोटोनिमा से तो बन गया है लीफी स्टेज। आगे का सारा जो कार्यक्रम है वो कहां चलेगा? वो लीफी स्टेज पे चलेगा। ये लीफी स्टेज है, इसका राइट साइड है दो कोश के शाखित प्रकार का, इसके ऊपर लीफ है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो ब्रांच बनाई है, क्या तुम देख पा रहे हो ध्यान से? मैंने दो ब्रांच बनाई है क्योंकि नर और मादा ब्रांच अलग अलग होती हैं। नर और मादा शाखा के ऊपर ही नर और मादा युग्मक धानी जो है, यानी एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम वो लगी हुई है। तो यहाँ पर जो ब्रांच है बच्चों, उसमें से एक ब्रांच जो है ये है, सपोज इसको मैं बोल दे रहा हूँ मेल ब्रांच, मेल ब्रांच। और ये वाली ब्रांच जो है इसको मैं बोल दे रहा हूँ फीमेल ब्रांच। एक ही पादप के ऊपर दो शाखा बनी, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। मेल ब्रांच जो है इसके ऊपर यहाँ पर लगे हुए होंगे बहुत सारे एंथ्रेडियम। यहाँ पर क्या लगे होंगे? यहाँ पर लगे होंगे एंथ्रेडियम। क्या एंथ्रेडियोफोर दिख रहा है सबको? क्या सबको एंथ्रेडियोफोर दिख रहा है क्या? यस सर। बोलो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। एंथ्रेडियोफोर दिख रहा है क्या? नर बीजाणुधानी घर दिख रहे हैं क्या? यस सर। कहाँ दिख रहा है? ही नहीं, होता ही नहीं, दिख कहाँ से रहा है? एंथ्रेडियम दिख रहा है सर। मैंने क्या बताया? एंथ्रेडियोफोर जो है वो और आर्किगोनियोफोर जो है वो मार्केंशिया में होगा, मॉस में नहीं होगा। मॉस में नहीं होता है। यहाँ पर ऐसे ही क्या लगा होगा? ऐसे ही यहाँ पर लगा होगा फीमेल गैमेटोफिजिया यानी आर्किगोनिया। आर्किगोनियम, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम जो है वो इनके टिप पे लगे होते हैं, नर और मादा शाखा के टिप पर लगे होते हैं। कुछ कोशिकाएं इसे प्रोटेक्शन देने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित होती है, कुछ इस तरीके से कि प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ यहाँ पर पर्ण के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं एंथ्रेडियम के चारों तरफ जो इसको प्रोटेक्शन दे रही होगी वो होगी पेरिगोनियल लीव्स, पेरिगोनियल लीव्स। और इसके चारों तरफ होती हैं पेरिटिडियल। तो एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम के चारों तरफ कुछ पॉइंट समान संरचना होती है जो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, उसे हम पेरिगोनियल लीफ एंथ्रेडियम के चारों ओर और पेरिटिडियल लीफ आर्किगोनियम के चारों तरफ बोल देते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है सब बच्चों को? सर हाँ, मेल एंड फीमेल जो मॉस है उसको, मतलब वो जो आर्किगोनिया है वो थोड़ा बताएंगे एक बार? मेल और फीमेल मॉस होता ही नहीं है बच्चे, अलग अलग कहाँ है? एक ही तो है, तभी तो हमने मॉरिशियस बोला इसको। मेल एंड फीमेल मार्केंशिया अलग अलग है। देखो ब्रांच ये डायशियस है इसलिए मेल और फीमेल मार्केंशिया अलग अलग है, लेकिन जो मॉरिशियस होता है अलग अलग होगा कहाँ से? एक ही मॉस है। तो एक ही मॉस में क्या होगा? दो शाखाएं बनेंगी, एक शाखा मेल के लिए और एक शाखा फीमेल गैमेटोफिजिया के लिए। यानी एक शाखा के टिप पे मेल गैमेटोफिजिया एंथ्रेडियम होगी और दूसरी शाखा के टिप पे फीमेल गैमेटोफिजिया आर्किगोनियम होगी। आई बात समझ में? संरचना एंथ्रेडियम आर्किगोनियम का ऑलमोस्ट सेम होता है। उनके अंदर नर और मादा युग्मक बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उनके बारे में देखेंगे कल। ठीक है सर मार्केंशिया लिवर वर्ट में आएगा ना? हाँ बिल्कुल, मार्केंशिया लिवर वर्ट में आएगा। सर वो फ्यूनेरिया का डायग्राम है क्या इधर मॉस में जो बनाया है? ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है। यस बच्चे बिल्कुल फ्यूनेरिया का डायग्राम बना रहा हूं तब से। ठीक है ना? अब आज एक काम करना, आज घर पे जाना, एनसीईआरटी की बुक जो है वो एक बार रीड करना। मेल और फीमेल गैमेटोफिजिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, गैमेट कैसा होता है, वो पार्ट रह गया है, बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर दी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एक बार तुम रीड जरूर कर लेना आज ही, ताकि कल फिर दोबारा एक बार कर लोगे तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कल टेरिडोफाइटा।
घर पे पढ़ोगे तो भी डायग्राम जरूर से बना के पढ़ना। मैं तुमको एक बात और बोल दूं कि यदि तुम्हारे माइंड में पिक्चर नहीं बन रही हो, किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर ने मॉस तो बना दिया लेकिन रियल में कैसा दिखता है, कि सर ने तो बोल दिया कि ग्रेजेरियस होता है, यूचारी होता है, क्या सच में होता है? जरा हम देख लें नेट पे, तो नेट पे जरूर से एक बार, या ये जो फूड सीधा कैप्सूल है हमने बनाया, तो मुझे लगा यार ये कैसा होता है, तो जरूर से नेट पे एक बार मॉस का फोटो देखिए। हेलो सर। है ना? हाँ बोलो बच्चे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो स्पोरोफाइट का आप बताए थे स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट का जो आप स्ट्रक्चर्स हम लोग को बताए थे अभी, वो भी तो फ्यूकस है ना सर? वो इसका फ्यूनेरिया का। हाँ हाँ फ्यूनेरिया का ही बताया था। मार्केंशिया का छोटा सा बनाया था यहाँ पे आगे तो। यस सर, यस सर। ठीक है चलो ओके ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग कल। इतना लेकिन तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बच्चों ड्रॉ कर लिया क्या सबने? यस सर। यस सर, बाय बाय सर। ठीक है, ओके। थैंक यू।